नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो ड्रग तस्करी पकड़ाई, नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की निशानदेही पर जो राज खोले और जो अश्लील वीडियो सामने आई और जिस तरह से 850 से ज्यादा नंबरों के माध्यम से पुलिस जब कई रसूखोरों पर घेराबंदी कर रही है, तो इस बारे में जब हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एक विधायक का बेटा भी इसमें शामिल है, तो लोग हमसे पूछने लगे, कमेंट करने लगे कि आप विधायक के बेटे का नाम बताइए। तो आज हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि हम विधायक के बेटे का नाम भी बताएंगे और उन सभी सफेद पोशों को बेनकाब करेंगे कि जिन्हें गलतफहमी हो गई थी कि वो सिस्टम से कहीं आगे हैं। रायपुर में ड्रग तस्करी का धंधा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में पुलिस भी वही है जो पहले थी और सिस्टम में बैठे हुए लोग भी वही हैं। लेकिन अब जाकर जब कार्रवाई हो रही है तो वहाँ घेराबंदी की कार्रवाई के अपने कुछ मापदंड होते हैं, कुछ गोपनीयता होती है जिनका खुलासा समय के अनुसार किया जाता है। बहुत जल्द ही हम वो खुलासा करेंगे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा इस बात की है कि पुलिस जल्द ही ऐसे रसूखोरों को गिरफ्तार करे और उनके नामों को ऑफिशियली उजागर भी करे, जैसे कि ईडी ने अपनी ताजा कार्रवाई में किया है। बताया है कि 3 दिन पहले यानी 3 और 4 सितंबर को डीएमएफ घोटाले मामले में जो 28 ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, उसमें 4 करोड़ की नकदी मिली है, 10 किलो की चांदी की ईंटें मिली है, ढेर सारी डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। ऐसे ही अधिकारी खुलासे का इंतजार हमें रायपुर पुलिस से भी है, जैसे कि ईडी ने आगे डीएमएफ घोटाले मामले में साफ तौर पर बताया है कि 3 और 4 सितंबर को ईडी की अलग अलग टीमों ने एमपीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, भिलाई और गरियाबंद में जो दबिश दी थी, उन 2 दिनों की कार्रवाई में अनेक ठेकेदारों, वेंडर्स और लाइसेंसरों के दफ्तरों और आवासों को खंगाला गया, जिनका सीधा संबंध डीएमएफ के घोटाले से था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड यानी बीज निगम से जुड़े हुए थे। इसी बीज निगम के जरिए डीएमएफ के करोड़ों की राशि को खर्च दिखाकर इसमें हेरफेर किया गया था, जिसमें अनेक वेंडर्स और ठेकेदारों को कृषि उपकरण, पल्वराइजर, मिनी दाल मिल और बीज सप्लाई करने के नाम पर ठेके दिए थे। ऐसे ऐसे काम दिए गए थे जो पहले डीएमएफ के नियम के अनुसार दिए ही नहीं जाते थे, लेकिन 20 से 40% तक कमीशन खाने के लिए सीधे सीधे नियमों को बदला गया, जिससे दलाल नुमा लाइसेंसरों के जरिए अफसरों और सफेदपोश नेताओं को 40 से 60% तक का कमीशन पहुंचाया गया। ऐसा करने से 350 करोड़ रुपए के डीएमएफ की राशि का जबरदस्त बंदरबाट हुआ। डीएमएफ की राशि का खुलकर दुरुपयोग किया गया। ईडी ने तो सिर्फ एक जिले कोरबा के बारे में जानकारी दी है कि यहाँ डीएमएफ में कैसा घोटाला हुआ, और इस बारे में हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि रानू साहू का किस तरह से सीधे तौर पर सौम्य चौरसिया से कनेक्शन था, और सौम्य चौरसिया के बारे में तो हर कोई जानता है कि उसकी एकमात्र कोई बड़ी पहचान रही तो वो ये रही कि वो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते। कहने को तो उनकी उपसचिव थी, लेकिन बेहद खासम खास, कुछ ज्यादा ही खासम खास ऐसी सुपर पीएम थी जिनके बारे में बताया जाता है कि वो अपने घर नहीं जाती थी बल्कि सीएम आवास के ही ऑफिस को अपना घर बना चुकी थी। कुल मिलाकर हम पिछले घपले घोटालों को जब उजागर करते हैं तो अक्सर लोग हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये गड़े मुर्दे नहीं है, हाल की घटना है। 1.5-2 साल पहले तक तो भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसके बारे में अब जाकर जांच हो रही है तो खुलासे हो रहे हैं। कुछ और भी अब नए नए खुलासे हो रहे हैं तो बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। वर्ष 2021 से लेकर 23 तक चावल घोटाला भी हुआ था, और उस 600 करोड़ के चावल घोटाले की जानकारी जब विधानसभा में दी गई तो हाल में ही एक और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई का भी सीधा संबंध भूपेश बघेल की पुरानी सरकार से ही था। इस मामले में खाद्य संचालनालय के अतिरिक्त संचालक राजीव कुमार जायसवाल जैसे बहुत बड़े अधिकारी को अब जाकर हटाया गया है। इस घोटाले के बारे में विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 58 के जवाब में खाद्य विभाग ने जानकारी दी थी कि 10 जिलों में वर्ष 2021 से 23 के बीच जो 600 करोड़ का चावल घोटाला हुआ था, उसमें 10 जिलों में 4,63,319 क्विंटल चावल ब्लैक किया गया था, यानी काले बाजार में बेचा गया था, जिसकी कीमत करीब 128 करोड़ रुपए बताई गई। पीडीएस चावल के घोटाले में
कोरबा जिला सबसे आगे था। अकेले यहीं करीब 4,670 टन चावल, जिसकी कीमत 16.59 करोड़ रुपए थी, इसे काले बाजार में खपा दिया गया था। कुल मिला के 600 करोड़ के इस चावल घोटाले की काला बाजारी में जो अधिकारी संलिप्त हुए हैं, उस पर आज जाके कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए, यदि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदलती तो क्या कार्रवाई होती। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह भी है कि पुरानी सरकार जब भूपेश बघेल की थी तो उनके कार्यकाल में जिस तरह के घपले घोटाले हुए, उससे सीधे तौर पर जनता का तो अहित हुआ। और जिस तरह से भूपेश बघेल के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत पतली हो रही है, दिन पे दिन भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस की भी जिस तरह से साख गिरती जा रही है, उसे अच्छी तरह से जानने समझने के बाद कांग्रेस के पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार ने भी जिस तरह से भूपेश बघेल से दूरियां बनाई, तो भूपेश हैं कि मानते नहीं। शराब घोटाले मामले में उनके पुत्र चेतन बघेल जेल में हैं। लगातार उनके रिमांड की अवधि बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपने मंत्रिमंडल के पुराने साथी रविंद्र चौबे को जाने कौन सी घुट्टी पिलाई थी, जो रविंद्र चौबे ने खुल्लम खुल्ला साफ तौर पर ऑन कैमरा ये बताने की कोशिश की थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी भी भूपेश बघेल का कोई विकल्प नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में, या यूं कहा जाए कि उन्हीं के नीचे कांग्रेस काम कर रही है। रविंद्र चौबे का ऐसा कहना था और भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का एक और कारण मिल गया। दरअसल भाजपा अच्छी तरह से जानती है, भूपेश बघेल जब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपनी चलाते रहेंगे और खुद को सर्वे सर्वा साबित जब तक करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर इसका फायदा मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि अब भूपेश बघेल की कांग्रेस में पहले जैसे हालत नहीं रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष दीपक बैज ने भी देरी नहीं की और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बताकर आईना दिखाने की कोशिश की और 50 से ज्यादा शिकायती पत्र पार्टी आलाकमान को भेज दिया, तो ऐसी तुरंत फुरंत कार्रवाई से रविंद्र चौबे भी घबरा गए और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यालय यानी राजीव भवन आकर एकदम से यू टर्न ले लिया। यहाँ आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा, किस तरह से हमिंग करते हुए रविंद्र चौबे अपनी सफाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ दीपक बैज कहीं ज्यादा प्रफुल्लित थे, आत्मविश्वास से लबरेज थे और अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। सीनियर और जूनियर इन दोनों ही नेताओं की भाव भंगिमा यानी बॉडी लैंग्वेज पर आप गौर कीजिएगा और गौर कीजिएगा रविंद्र चौबे को, जिनकी हालत एकदम से पतली हो गई है। घर की बात है, पार्टी की बात है, पहला चीज। दूसरी चीज, महंत जी ने जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से ही है। देखिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी नेता के पास हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या अन्य किसी दलों का हो, क्या है आपस में चढ़ाने बढ़ाने वाले लड़ाने वाले बहुत सारे चीज है, उससे हम लोग को सावधानियां बरतना चाहिए। बैज जी को जो बोलना था बोल दिया, अब बारी रविंद्र चौबे की थी। आप देखिए गुलाटी यानी पलटी कैसी मारी जाती है और राजनीति में यू टर्न कैसे लिया जाता है। कल तक चरणदास महंत और दीपक बैज के विरोधी भूपेश बघेल की शान में कसीदे पड़े जा रहे थे और आज वही रविंद्र चौबे दीपक बैज के लिए बता रहे थे उन्हें हमारा स्नेह सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा स्नेह उनके साथ है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। ये यू टर्न और तारीफ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद देखिएगा साहब कैसे हमिंग ले रहे थे। ये सीनियर नेता संभल कर बोल रहे थे और जूनियर को मैच्योर बता रहे थे। और माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, अब मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। मैं फिर से इसीलिए राजीव भवन आकर के माननीय बैज जी के सामने, आप सबके सामने, आदरणीय के हम पूरे साथ हैं। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। तो साहब ने यह भी बता दिया कि आखिर वो कांग्रेस भवन क्यों आए थे। ऐसी सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पार्टी आलाकमान ने समझा दिया है, बस
अब बहुत हुआ। तो उसके बाद सीनियर रहने रविंद्र चौबे फौरन संभल गए और उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि अब भूपेश बघेल की दाल नहीं गलने वाली है। एक ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब भूपेश बघेल के एकमात्र बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले मामले में जेल में हैं, भूपेश बघेल खुद महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद एफआईआर में आरोपी हैं, कई और मामलों में उनका नाम आ रहा है। हो सकता है कि महादेव सट्टा की तरह शराब घोटाले में भी भूपेश बघेल के विरुद्ध कोई तगड़ी गाज गिर जाए। गहराई से समझने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल के बेहद खासम खास पप्पू बंसल ने सारे राज उगल दिए हैं। पप्पू बंसल के राज उगलने के बाद ही चेतन बघेल जेल में हैं और पप्पू बंसल ने भी ये बता दिया है कि बीते 20 मई को भिलाई के जिन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी पड़ी थी कि उनके यहाँ भी शराब घोटाले की रकम खपाई गई थी। उन छापेमारी में एक नाम गोविंद मंडल का भी था। गोविंद मंडल के बारे में भी कई चौंकाने वाली, हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से गोविंद मंडल जो 2018 तक नौकरी करता था आज 5-5, 6-6 फैक्ट्रियों का कैसे मालिक बन गया और कैसे अरबों रुपए का उसका टर्नओवर बढ़ गया और किन कारणों से शराब घोटाले मामले में उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। वैसे तो छापेमारी सुरेश केजरीवाल, उनके बेटे विशाल केजरीवाल के ठिकाने पर भी ईओडब्ल्यू ने 20 मई को की थी। यहां भी गहराई से समझने वाली बात यह है कि महादेव सट्टा मामले में आरोपी आईपीएस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल जो कि विशाल केजरीवाल के साड़ू हैं, इनके बारे में भी काफी पड़ताल चल रही है कि कहीं महादेव सट्टा का पैसा खूब सारे उद्योग खरीदने में तो नहीं लगा। केजरीवाल परिवार का जिस तरह से प्रशांत अग्रवाल से संबंध है, उन संबंधों की भी पड़ताल चल रही है। इन पड़ताल से क्या निकल कर आया, मैं आगे बहुत जल्दी कुछ बड़े खुलासे करूंगा। गोविंद मंडल के बारे में भी हमारे पास कुछ और चौंकाने वाली जानकारी आई है जिनका सीधा कनेक्शन भूपेश बघेल की राजनीति से भी है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज को संभाले। जब तक बुरे लोग राजनीतिक सिस्टम में काबिज रहेंगे, देश और समाज का कैसे भला होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, खूब सारा प्यार दें और आज का अंक अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। नमस्कार, बहुत जल्दी मेरी फिर मुलाकात होगी।